भाव विचार। जब हम लग्न स्पष्ट कर लेते हैं, ग्रह स्पष्ट कर लेते हैं, तो एक दशम भाव स्पष्ट होता है। श्रीपति पद्धति में हर भाव को 30 अंश का नहीं माना गया है। यह समय के अनुसार, ऋतु के अनुसार कम या अधिक हो सकते हैं। तो इसमें एक दशम भाव का साधन किया जाता है, उससे फिर चतुर्थ भाव का साधन करते हैं, और लगन से और चतुर्थ भाव के मध्य में 3 भाव बनाते हैं। चतुर्थ भाव से सप्तम भाव के मध्य में 3 भाव बनाते हैं बराबर, सप्तम से दशम में 3 बराबर भाव बनाते हैं, और दशम से लगन के बीच में बराबर 3 भाव बनाते हैं। अब उन ग्रहों के, राशियों के जो भाव बनते हैं, तो उसके जितने अंश होते हैं उतना आगे पीछे करके दोनों तरफ उनको संधि बोलते हैं। जैसे दशम भाव मानते हैं कि दशम भाव हमारा 28 अंश का है, तो 14 अंश आगे और 14 अंश पीछे उसकी संधि होगी। जहां नवम पीछे नवम समाप्त हो जाएगा, दशम प्रारंभ होगा, और जब 14 डिग्री आगे पहुंचेंगे उससे तो 11वां भाव प्रारंभ हो जाएगा, 10वां भाव समाप्त हो जाएगा। तो अब जो ग्रह उस संधि के अंशों के निकट होते हैं, उन ग्रहों का प्रभाव भाव में कम होता है। शुभ या अशुभ प्रभाव जो भी उन्हें देना होता है, उसका प्रभाव उतना अच्छा नहीं हो पाता। और जो ग्रह भाव मध्य के निकट बैठे होते हैं, उनका प्रभाव पूर्ण होता है, अच्छा होता है। अब मानिए कि हमारी लगन 5 अंश पर है और लगन में कोई ग्रह बैठा है, और लगन की अंतिम संधि 19 डिग्री पर है और ग्रह बैठा है 18 डिग्री पर, तो रहेगा तो लगन भाव में ही। लेकिन क्योंकि भाव मध्य से वो लगभग 13 अंश दूर हो गया है, तो लगन पर उसका उतना प्रभाव नहीं होगा जितना होना चाहिए। अब यदि लगन 5 अंश पर है और 6 या 7 अंश पर वही ग्रह बैठा होता, तो उसका संपूर्ण प्रभाव होता, बहुत अच्छा प्रभाव होता। तो इस बात का हम विशेष विचार करेंगे कि अंशों के आधार पर भाव मध्य के आसपास जितने भी ग्रह बैठे होंगे या दृष्टि डाल रहे होंगे, अंश के आधार पर उनका प्रभाव कहीं ज्यादा होता है, और जो भाव संधि के आधार पर, भाव संधि के आसपास में ग्रह आते हैं, उनका प्रभाव कम हो जाता है। कभी कभी ये भी देखते हैं, जब चलित भाव की कुंडली बनती है, कि ग्रह राशि कुंडली में तो प्रथम भाव में था, लेकिन चरित कुंडली में वह द्वितीय भाव में पहुंच गया या 12वें भाव में पहुंच गया। तो जो संधि के अंश होते हैं, जिस संधि के अंश से बाहर ग्रह हो जाएगा, तो वह अगले या पिछले भाव में पहुंच जाएगा। इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे लगन के हमारे 5 अंश हैं और लगन हमारी 28 अंश की है, लगन का भाव 28 अंश में है, तो लगन 5 अंश पर है, तो उसकी अंतिम संधि उसी राशि में 19 अंश पर हुई, और उसकी प्रथम संधि पिछली राशि के 14 अंश पीछे यानी कि 21 अंश पर हुई। अब यदि कोई ग्रह उसी राशि में बैठा तो है, लेकिन वह 19 अंश के बाद बैठा है, उसके अंश 22 हो सकते हैं, 25 हो सकते हैं, तो चलित कुंडली में वह ग्रह दूसरे भाव में पहुंच जाएगा, क्योंकि प्रथम संधि से अंतिम संधि के बीच में जो ग्रह विराजमान होगा, जिस ग्रह के अंश स्थापित होंगे, वही ग्रह भाव चलित कुंडली में भाव के अंदर होगा। तो राशि के आधार पर तो वह अपना राशि का फल देगा, लेकिन भाव के आधार पर वह ग्रह प्रथम भाव का फल ना देकर द्वितीय भाव का फल देगा।
तो इस तरह भाव का विचार करते हैं, और भाव विचार में हम ध्यान रखते हैं कि हमारे 4 भाव होते हैं केंद्र। तो केंद्र में यदि केंद्र का स्वामी शुभग्रह है तो वह अपनी शुभता खो देता है। वह पापी नहीं हो जाता, लेकिन अपनी शुभता खो देता है। यदि वहां का स्वामी पापग्रह है तो वह अपने पाप स्वभाव को छोड़ देता है, सम हो जाता है। त्रिकोण भाव हैं 1, 5, 9। इनके स्वामी हमेशा शुभ फलदायी होते हैं। यदि वो गलत भाव में भी बैठे होंगे तो उनके फल में कमी आ सकती है, कुछ नकारात्मकता हो सकती है, फिर भी वो शुभ ही होंगे। 3, 6, 11 ये 3 त्रिषणाय भाव होते हैं। इनके स्वामी हमेशा अपनी दशाओं में खराब फल ही देते हैं। इनमें 11वें भाव को बहुत शुभ भाव माना गया है कि 11वें भाव में बैठने पर कोई भी ग्रह अच्छा फल देता है। तो 11वें भाव का स्वामी भी यदि 11वें भाव में बैठेगा तो वह धन आदि के संबंध में तो अच्छा फल देगा, लेकिन रोग और शत्रु आदि के संबंध में उसके फल नकारात्मक ही होंगे। द्वितीय और द्वादश भाव ये सम होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। इनकी आधार पर जैसी दूसरी राशि उनकी होती है उस आधार पर वो अपना फल देते हैं। जैसे किसी की लग्न मीन है तो उसमें 11वें भाव का मालिक शनि हुआ, तो शनि 11वें और 12वें 2 भावों का मालिक होगा। तो 12वें भाव के आधार पर वो सम हो गया, लेकिन 11वें भाव के आधार पर क्योंकि वो पापी है तो उसका फल नकारात्मक ही होगा, अशुभ ही होगा। यदि किसी की कुंभ लगन है तो कुंभ लगन के आधार पर शनि 12वें और लगन 2 भावों का मालिक हुआ, तो 12वें भाव के आधार पर तो वह सम हो गया, लेकिन क्योंकि लगन त्रिकोण और केंद्र दोनों में आता है तो अब त्रिकोण का स्वामी होने से वह शुभ हो गया। तो इस तरह हम किसी भाव के स्वामी का विचार करते हैं कि वह कुंडली के आधार पर शुभ फल देगा या अशुभ फल देगा। अष्टम भाव का स्वामी सामान्यतः अच्छा फल नहीं देता है। अष्टम भाव को कुंडली में सबसे खराब भाव माना गया है। सूर्य और चंद्रमा क्योंकि एक एक घर के मालिक हैं, इनको अष्टमेश होने का दोष सामान्यतः नहीं लगता। बाकी ग्रह यदि त्रिकोण का स्वामी भी है, लेकिन यदि वो अष्टमेश है तो फिर वह दोषग्रस्त हो जाता है, उसकी शुभता में कमी आ जाती है। क्योंकि अष्टम भाव बाधा का है, रोग का है, संकट का है, कष्टों का है और आयु का भी है। एक बात और याद रखेंगे कि जो जो भाव के कारक होते हैं तो वह अपने भाव में बैठकर सामान्यतः बहुत अच्छा फल नहीं दे पाते। इसमें कहा भी है कारको भाव नाश्यति, कि कारक अपने भाव की हानि करता है। यह विचार जब फलित में पढ़ाएंगे तो ज्यादा गहराई से बताएंगे, लेकिन वर्तमान में इतना जानिए कि कारक भाव में जब बैठता है तो अपने भाव के फल को कम करता है। एक शनि जो आयु का कारक है, यदि वो अष्टम में बैठता है तो वो आयु को कम नहीं करता। यह केवल एक अपवाद है, वह कष्ट तो देगा लेकिन आयु लंबी देगा, ऐसा सिद्धांतकारों का मानना है। जैसे पंचम का कारक गुरु है, तो पंचम में यदि वो बैठता है और वहां पाप प्रभाव हो जाता है तो फिर संतान पक्ष या हमारा विद्या पक्ष निर्बल हो जाता है, क्योंकि भाव और कारक दोनों ही कमजोर हो जाएंगे। अब यदि भाव का स्वामी भी वही हो, कारक भी वही हो और वहीं बैठ जाए और उस पर कहीं पाप प्रभाव पड़ जाए तो स्थिति ज्यादा खराब हो जाती है। जैसे उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि सिंह लगन है और पंचम भाव गुरु का है और पंचम भाव का कारक भी गुरु है, और वहां पर गुरु बैठा है, लेकिन गुरु के साथ राहु या केतु की युति हो गई और अष्टम भाव में बैठने वाले शनि की दशम दृष्टि हो गई, तो इसमें भाव भी पीड़ित हुआ
भावेश भी पीड़ित हुआ और कारक भी पीड़ित हुआ, तब पंचम भाव के फल हमें अच्छे नहीं मिल पाएंगे। लेकिन अष्टम भाव में बैठने वाला शनि अपने कारक भाव की हानि नहीं करता, आयु की हानि नहीं करता। तो कारको भावना सती का सिद्धांत हम याद रखेंगे। लेकिन यदि उस कारक पर शुभ ग्रहों का प्रभाव पड़ता है, फिर वह अपने भाव की हानि नहीं करेगा। केवल तभी हानि करेगा जब उस पर पाप ग्रहों का प्रभाव होगा। धन्यवाद।